नमस्कार दोस्तों। जब हम योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनते हैं या उन्हें देखते हैं या जिस तरह से मीडिया का कवरेज देखते हैं, मीडिया में उनका जब साक्षात्कार होता है तो जिस तरह के एक आयामी प्रश्न हमने लगातार देखा है, तो उससे एक छवि जो बनी है योगी आदित्यनाथ की, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह नकारात्मक है, परंतु कभी कभार इस तरह की एक छवि किसी भी व्यक्ति के अन्य आयामों को ढक देती है, और उस छवि का नाम मैं हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि जो इनकी रही है उसको लेकर के बात करना चाह रहा हूँ। और आज हमारे वीडियो का मूल अंश या मूल फोकस जो है इसी बात पर है कि किस तरह से जिस व्यक्ति को लगातार उनके कपड़ों के कारण और उनका वन ऑफ द फोकस जो हिंदुत्व के जो कॉजेज़ हैं उनको लेकर के जिस तरह से वो प्रखरता से और मुखरता से वो बोलते रहे हैं, उसको लेकर के जो एक छवि निर्माण हुआ, चाहे वो चाह करके हुआ या अनचाहे ढंग से हुआ, परंतु कहीं ना कहीं उस इमेज में योगी आदित्यनाथ को न केवल मतलब पोता गया बल्कि उसको बांधा भी गया है। उनके जितने भी अन्य तरह के कार्य हैं वो कहीं ना कहीं उनके भगवा कपड़े के पीछे ये पूरा एक इमेज मेकिंग मैकेनिज़्म ने उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया है। तो हम आज उनके द्वारा एक 24 घंटे की मानसून सत्र जो है आरंभ हुआ और 24 घंटे का सेशन चल रहा है यूपी में, 24 घंटे का है, जिसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से भारत के ग्रोथ इंजन की तरह कार्य करे, और जब भारत अपने आप को $5 ट्रिलियन इकॉनमी, $10 ट्रिलियन इकॉनमी की तरह देखता है, तो उत्तर प्रदेश उसमें किस तरह से अपना हिस्सा बढ़ाए और उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अभी तक क्या किया है, और योगी आदित्यनाथ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या आधारशिलाएं रखना चाहते हैं, किस तरह के नीतिगत निर्णय लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो ऑलरेडी 2017 में बिहार और यूपी एक जगह पे था और अचानक से सबसे नीचे हर तरह के सूचकांकों में सबसे नीचे नहीं तो नीचे की 5, नीचे की 7, इस तरह मतलब अंतिम तिहाई में अटका हुआ यूपी अचानक से सबसे ऊपर के टॉप 5 चीज़ों में आने लगा। चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है, जीडीपी में ग्रोथ की बात करो, और जीडीपी कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का है उसको आप लेकर के बात करें। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि उनके इस विकास पुरुष वाला जो ये आयाम है, जो उनके हिंदू हृदय सम्राट वाले आयाम के कारण, और हिंदू हृदय सम्राट में बार बार इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उसी का एक अंग जो है वो यूपी की लॉलेसनेस थी, जिसमें आप मजहबी माफियागिरी भी हम देखते हैं। तो उसको भी यदि आप हिंदू हृदय सम्राट वाले चश्मे से देखेंगे तो उसको निरस्त करना और उसको बहुत हद तक नियंत्रित करना। देखिए, कानून व्यवस्था ऐसी विषय वस्तु है जिसको आप शून्य नहीं कर सकते। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटित होता रहेगा, छिटपुट लड़ाई झगड़े, दंगे, रेप, डकैती, मर्डर, इस तरह की चीज़ें होंगी, कोई भी उसको शून्य नहीं कर पाया। परंतु हाँ, हम जब देखते हैं 2017 में क्या था और 24 में, 25 में किस तरह से एक स्टीप ग्राफ जो है उधर की ओर चल रहा है, तब हमें दिखता है कि उनका फोकस जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के केवल लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं था, क्योंकि वो संभवतः यह समझते हैं, और यह समझ हर उस विजनरी नेता में होता है जो अपने प्रदेश को या अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहता है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो कम दामों में भूमि उपलब्ध कराना नहीं है, वो इन्वेस्टर समिट कराना नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है कि गुंडागर्दी और माफियागिरी जो है उससे मुक्ति मिले, तो एक वातावरण जो होता है भयाक्रांत किए रहता है लोगों को और बिजनेसेस को भी, और पूर्व के भी उनके अनुभव ऐसे रहे हैं। जब साइकिल की फैक्ट्री लगाने वाला आया और बंदा वो परेशान होकर के चला गया, कोई आपके यहाँ आईटी पार्क में एक हिस्सा लेना चाहता है, वहाँ पे वो अपनी कंपनी लाना चाहता है, और आप सोचिए कि उसको अचानक से धमकियाँ आने लगे। वो है
साथ ही जो इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट किए हुए हैं, वहाँ की अपनी समस्याएं हैं, उन सब पे ध्यान देना। उस सब के बेस में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर आता है, जिसको उत्तर प्रदेश ने क्रैक किया है। तो यह देखते हुए मुझे लगता है कि आज जो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, और उन्होंने लगातार अपने विज़न को विस्तृत तरीके से आज अपने स्पीच में बोला। हम स्पीच के कुछ क्लिप्स चलाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो विज़न है कि हम किस तरह से अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, ये तीन उनका फोकस पॉइंट है, उसको हम कैसे आगे ले जा कर के बढ़ाएंगे और उत्तर प्रदेश भारत का जो ग्रोथ इंजन बनने में कहाँ तक जा सकता है, किस तरह से योगदान दे सकता है। हमारे संस्कार हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इस भाव के साथ चलने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आज अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। इन 8 वर्षों में जो कुछ हमने किया है, उसके लिए हमने एक टारगेट भी तय किया है। 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अगले 5 वर्ष में विकास की गति को, जो आज हमारी विकास की गति 15% के आसपास, 14-15 के आसपास है, इसको 20% तक पहुंचाने की। भारत की शताब्दी वर्ष 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है, $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत होगा। तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है, हाँ, भारत 5 से 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश 1 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने अपना कदम रखेगा। आज जो हमारा 9.5% जीडीपी में योगदान है, लेकिन आबादी 16% यहाँ पे। क्या हम इसको पहले अलग अलग चरण में ले जाकर अपनी आबादी के हिसाब से अपना योगदान देना और फिर उससे बढ़कर के योगदान देना, तो यह इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और पर कैपिटा इनकम भी नेशनल एवरेज जो पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए, लेकिन यूपी की अभी यह इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 पहुंचेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब 2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो या उसके बराबर कम से कम हो। यह उनके विजन का एक पार्ट है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। और सबसे पहली बात यह होती है कि यदि आपको अपने लक्ष्य तक जाना हो, तो आप जब उसको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो आधा कार्य जो है वहीं पे निष्पादित हो जाता है। यदि आपको क्लैरिटी है हमें क्या करना है और कैसे करना है, तो फिर चीज़ें जो है वो लगातार अपने आप वो एक पज़ल की तरह जो है फिट होने लगती है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय औसत से जो भी चीज़, राष्ट्रीय औसत में हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आय क्या है, वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, उससे हम ऊपर जाएं। राष्ट्रीय औसत में हमारा योगदान जीडीपी में कितना है, हम उससे ऊपर जाएं प्रति व्यक्ति। उसी तरह हम यदि भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाते देख रहे हैं 2047 में, तो उसमें उत्तर प्रदेश कम से कम उसका 1/5 $6 ट्रिलियन तक हो। अभी तो शॉर्ट टर्म है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश बने, और लॉन्ग टर्म है कि 1 से हम 6 तक ले जाएं। और इसके लिए 22 वर्ष, केवल 22 वर्ष। परंतु ये केवल 22 वर्ष मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि 6 ट्रिलियन तक जाने में भारत को जितना समय लगा, और फिर 6 से मान लीजिए कि 30 यदि हमारा लक्ष्य है, तो यदि भारत 2047 तक वो 30 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, तो उत्तर प्रदेश भी, जो इसका सबसे बड़ा राज्य है और एक तरह से वो ऊर्ध्वोन्मुखी है, वो दिखा रहा है पोटेंशियल कि हम यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, हम यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा देंगे। और सुविधा मतलब केवल यह नहीं कि हम आईटी पार्क्स और ये सब नहीं, उन्होंने कृषकों के ऊपर, जो इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आधार है, फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टाइप की चीज़ें हैं कि हम एक्सपोर्ट हब कैसे बने, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए उन्होंने बोला है। और जो प्रारूप अभी जो ड्राफ्ट आया और जो उन्होंने बोला है, उसमें जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि 4 जो है मंत्री जी बैठे और ऐसे ऐसे करके लिख लिया, नहीं, डोमेन एक्सपर्ट्स को बिठाया जाएगा। और अभी भी जो प्रारंभिक चरण है उसमें भी इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया। नीति आयोग जो है उनको साथ किया जाएगा, और आने वाले समय में चाहे क्यूआर कोड के माध्यम से
या फिर वेबसाइट के माध्यम से जनता से भी राय ली जाएगी कि आप अपने प्रदेश को कहाँ देखना चाहते हैं और वहाँ तक जाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो इसमें आप देखिए कि सरकार जो एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको बोला जाता है लेना, कि ऐसा नहीं कि टॉप डाउन है कि योगी जी ने तय कर दिया अब वही होगा, नहीं। कई बार जो रूलिंग क्लास आप कह लें या फिर जो रूलर्स होते हैं या जो नेता होते हैं, कई बार उन्हें जो मैक्रो लेवल एकदम स्थानीय स्तर की ग्रामीण लेवल की जो समस्याएं हैं, हो सकता है उनके अनुभव के क्षेत्र से बाहर हो, चीज़ें बदलती रहती हैं। इस कारण से जनता को इस मुहिम में जोड़ना मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विचार है। इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान हो। इस उद्देश्य से हमने 500 से अधिक विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करने का निश्चय किया है। इसमें सेवानिवृत्त IAS, IPS, सेक्टोरल स्पेशलिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, कुलपतिगण, प्रोफेसर, समाज विज्ञानी, चिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ अगले 1 माह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में पहुंचेंगे। वहां सभी जनप्रतिनिधियों, व्यवसायी संगठनों, स्थानीय जनता, स्थानीय बुद्धिजीवियों से ये लोग विचार विमर्श भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। भीड़ में जाने से पूर्व विशेषज्ञों के साथ यहाँ पर हम लोग एक संवाद को भी यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि परिवार कम से कम एक सुझाव हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध करवाएं। इस सदन के माध्यम से जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो अमूल्य सुझाव को यहाँ पर दिया है, उसे युक्त समावेश हम इस विजन डॉक्यूमेंट में करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 माह के सुझाव श्रृंखला में ध्यान के उपरांत नियोजन विभाग उन सभी विषय विशेषज्ञों, नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया जाएगा, जिसे पुनः इस माननीय सदन के समक्ष हम प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो जो मैं बोल रहा था कि यह ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ लोग बैठे और उन्होंने बना दिया, नहीं। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी लिया जाएगा और डोमेन भी 1-2 नहीं, इन्होंने पूरा फोकस जो है वो 12 सेक्टर्स के ऊपर, जिसमें आपको कृषि हो गया, कृषि में किस तरह के इनोवेशंस आएंगे, कृषि को लेकर के शिक्षा में हम फार्मिंग को लेकर के किस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूलिंग में या फिर अपने कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटी में, उसमें किस तरह के शोध होंगे। गन्ना रोपाई हो गया, चीनी उद्योग है, उस तो कृषि से जुड़े हुए उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, और अंततः हम किस तरह से कृषि को एक्सपोर्ट के लिए हम तैयार करेंगे कि हमारा सामान विदेशी बाज़ारों में भी जाए। उसके बाद फिर पशुधन मेंटेनेंस, फिर औद्योगिक जो भी कार्य, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर MSMEs हैं, उसको लेकर के डिजिटल प्रदेश, उसमें IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हो गया, और फिर पर्यटन, ये भी कि धर्मार्थ कार्य जो भी होंगे संस्कृति को लेकर के, तो आस्था को भी लेकर के पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का एक बहुत बड़ा अंग जो है वो बन सकता है। अब एक भाई ने लिखा है 12% का ग्रोथ रेट चाहिए तभी ये सब हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या है, विकास दर उत्तर प्रदेश की पिछले 7-8 वर्षों में वो 14-15% के लगभग है, और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम इस विकास दर को बढ़ा करके 20% तक ले जाएंगे। तो 12 नहीं 20%, और 12% यदि आप कह रहे हैं कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय विकास दर हो, GDP का रेट, हाँ तो वो है। तो इसी तरह से आप देखिए कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी केवल योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य नहीं है। अब उनके बाद जब उन्होंने देखा कि इस तरह से स्ट्राइड्स लेने से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी यही बात कर रहे हैं। तो बड़े बड़े राज्य जिनमें पोटेंशियल है, और जो गुजरात फिर आ जाएगा आपका, फिर धीरे धीरे इसी तरह से मध्य प्रदेश या ऐसे राज्य जो मान लीजिए कि कृषि में ही है, लेकिन कृषि को ही हम आगे किस तरह से फूड प्रोसेसिंग या अन्य तरह की चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम उसको कहाँ सेकेंड लेवल पे ले जा सकते हैं, वो करने लगे। तो $500 ट्रिलियन इकॉनमी इधर, $500 ट्रिलियन उधर, 1 ट्रिलियन तुम, 1 ट्रिलियन तुम, ऐसे करके ऑब्वियसली देश जो है वो राज्यों का समूह है। और फिर यदि सारे राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से ग्रोथ इंजन, चाहे तमिलनाडु ले ले या कर्नाटक ले ले,
तेलंगाना ले लें, आंध्र प्रदेश ले लें, ये लोग भी फिर उसमें यदि अपने पोटेंशियल को और उसके बियॉन्ड भी देखने का सोचने लगे तो फिर 12% हो सकता है ग्रोथ रेट। लोगों को ये भी नहीं लगता था कि कोविड के बाद जो है 2% से ज़्यादा हम उठ पाएंगे। पूरी दुनिया या तो नेगेटिव ग्रोथ में चल रही या फिर स्टैग्नेट कर चुकी है। भारत जो है उसमें भी कोविड के 3 वर्षों के बाद भी और उसका इफेक्ट अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद जो सब कुछ बढ़िया हो गया, नहीं। जिन लोगों के व्यवसाय उजड़े हैं उनको स्थापित होने में अभी 5-7 वर्ष और भी लग जाएंगे। एक बना बनाया रोजगार जो है अचानक से डिस्ट्रप्शन होता है, आपका लाभ जो है शून्य हो जाता है, बिक्री खत्म हो जाती है। फिर आपको उसी तरह का पूरा मार्केट बनाने में, उसी सप्लाई चेन में घुसने में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में जाने में आपको फिर से पुनः जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि यदि 7% ग्रोथ रेट भी जो कोविड के बाद अनथिंकेबल थी, तो हो सकती है कि 12% हम ये अभी लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा। परंतु हाँ, आज ही S&P ने मुझे लगता है कि भारत की रेटिंग में सुधार किया है।